जय हिंद। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना किसी स्किप के, क्योंकि इसमें मैं फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और इन क्वेश्चनों को आपको एग्जाम से पहले रिविजन करना चाहिए। तो चलिए फटाफट हम इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जूल इंटू सेकंड निम्न में से किसका मात्रक है? तो जूल इज द सेकंड इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स, किसका मात्रक है ये हमें देखना पड़ेगा, और ऐसा ही मात्रक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का फ्रेंड्स एग्जाम में आता ही है। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से करना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक हम सभी को पता है क्या होता है, जूल होता है। जूल इंटू सेकंड नहीं होता है। दूसरा, हम संवेग की बात करें तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान होता है क्या, किलोग्राम, और वेग होता है मीटर पर सेकंड। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये क्या है, जूल इंटू सेकंड नहीं होता है। फ्रेंड्स, जूल की अगर मैं बात करूँ तो जूल का जो, अगर हम जूल को कन्वर्ट करें तो उसका जो मात्रक आएगा वो आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो ये भी क्या हो, ये इसको भी अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो जूल इंटू सेकंड नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या होती है, शक्ति, कार्य बटा समय। और कार्य का मात्रक हमें पता है क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक सेकंड। और यहाँ पर जूल इंटू सेकंड दिया और यहाँ पर जूल पर सेकंड आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करें कोणीय संवेग की, तो कोणीय संवेग क्या होता है, m इंटू वी इंटू आर। यहाँ पर द्रव्यमान है जिसका ऐसा यूनिट केजी होती है। v क्या होता है, यहाँ पर वेग होता है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। और r क्या है, ये भी दूरी है, त्रिज्या है, जिसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर। तो ये क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और हमें यहाँ पर जूल इंटू सेकेंड दिया, और मैंने बताया जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें सेकेंड और सेकेंड का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। और ये क्या होता है, ये होता है जूल। तो ये हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड, जो कि किसकी यूनिट है फ्रेंड्स, ये कोणीय संवेग की। तो यहाँ पर जूल इंटू सेकेंड किसका मात्रक हुआ, कोणीय संवेग का। तो इस तरह से सारे आपको कन्वर्जन, एसआई यूनिट और ये सब आनी चाहिए, डेफिनेशन भी आनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अगर एग्जाम में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हार्ट रेट। तो फ्रेंड्स, हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियो। कार्डियो से रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो कार्डियो में होती है, इसलिए इसको याद करने का तरीका यही है, कार्डियो। तो कार्डियोग्राम उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गति मापी जाती है, विंड स्पीड इज मेजर्ड। तो फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा मापी जाती है, एनीमोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा, लाई डिटेक्टर क्या होता है, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल क्या होगी। तो फ्रेंड्स, का वृत्ताकार पथ पर या फिर सर्कुलर मोशन अगर कोई सी भी वस्तु कर रही है तो इसकी जो स्पीड होती है, हमें पता है क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वृत्ताकार मार्ग में, वो वृत्ताकार जो मार्ग है उसमें गति करेगी तो उसकी जो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, टोटल 2πr। और समय कितना होगा, t। तो उसकी चाल क्या होगी, 2πr डिवाइड बाय t। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का मात्रक होता है द यूनिट ऑफ स्पीड। तो फ्रेंड्स, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस का होता है क्या, मीटर, और टाइम का होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होगी, चाल की। चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड, चाल और समय मतलब कि स्पीड डिवाइड बाय टाइम, ये क्या शो करता है, स्पीड, या फिर आप वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम भी बोल सकते हो। ये किसका ग्राफ है, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो v डिवाइड बाय टी या फिर s डिवाइड बाय टी को हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो ये जो चाल और समय, ये जो ग्राफ है ये क्या शो करता है, त्वरण, यानी कि एक्सेलरेटर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ पर 5 ग्राम दे के रखा है, क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 5 ग्राम इन्होंने कहा है, 5 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 100 डाइन का बल लगाने पर 10 सेकंड तक लगता है, तो वस्तु में उत्पन्न वेग क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर द्रव्यमान दे के रखा है आपको 5 ग्राम, और बल दे के रखा है फोर्स कितना, 100 डाइन का, और समय कितना दे के रखा है, 10 सेकंड। तो फ्रेंड्स, हमें पता है फोर्स क्या होता है, m इंटू एन ए। अब यहाँ पर फोर्स कितना दे रखा है, 100 डाइन, और द्रव्यमान कितना, 5 ग्राम, और त्वरण हमें पता नहीं है, यहाँ से हम त्वरण निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा त्वरण। सेंटीमीटर में क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर बल क्या लिया है, डाइन में। अगर न्यूटन में होता तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हमारे पास त्वरण आ गया है। अब गति का समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
अब यहाँ पर v पूछा है, वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 मान लेते हैं। वस्तु स्थिर अवस्था से शुरू करती है तो प्रारंभिक वेग 0। ए की वैल्यू भी हम 20 निकाल चुके हैं और कितने समय के लिए उन्होंने पूछा, यहाँ पर समय की वैल्यू दी है 10, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी मिलेगी, 200 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि डाइन में हमने आंसर निकाला और ये त्वरण भी हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आंसर कितना होगा, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मान शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी जीरो और नेगेटिव। तो फ्रेंड्स दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, जीरो हो सकती है। विस्थापन, समय भी कभी जीरो नहीं हो सकता। और विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन की डेफिनेशन ही फ्रेंड्स जो होती है वो ये होती है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो फ्रेंड्स विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। अगर हम इस दिशा में विस्थापन का मापन कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी को पॉजिटिव कहा जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो विस्थापन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो विस्थापन क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और इन्होंने पूछा है कि ऋणात्मक कौन सा हो सकता है, विस्थापन। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। तो फ्रेंड जब भी कोई वस्तु फ्रीली किसी वस्तु को जब गिराया जाता है तो उसमें जो गति होती है वो क्या होती है, वन डायमेंशनल ही होती है। एक ही दिशा में वो गति करती है, ना लेफ्ट जाती है ना राइट जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक विमी गति, वन डायमेंशनल मोशन। यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तब वस्तु की गति होगी। कौन सी गति होगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो वस्तु का विस्थापन एस है, डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। और हमें पता है एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये जो गति के समीकरण फ्रेंड्स ये तभी अप्लाई हो सकते हैं जब गति क्या हो, एक समान त्वरण यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जब गति करती है तब ये समीकरण अप्लाई होती है। गति की जो तीनों समीकरण है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गति के समीकरण किस केस में अप्लाई होते हैं, जब त्वरण क्या हो, एक समान हो यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। तो इनिशियल अगर हम गति यहाँ पर 0 मान लेते तो ये 0 हो जाएगा और एस क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। और अगर प्रोपोर्शनल लगाए तो ये टी के क्या आ गया, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। मतलब हमने हमारा जो क्वेश्चन दिया था वही कंडीशन यहाँ पर आ गई। तो ये किस कंडीशन में ये इक्वेशन फॉलो करती है, जब एक समान त्वरण यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व का गुण, द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया क्या होती है, किसी भी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो फ्रेंड जड़त्व की डेफिनेशन यही होती है कि यदि वस्तु स्थिर तो स्थिर अवस्था में रहेगी और अगर गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में ही होगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसका मतलब ये स्थिर और गतिशील दोनों वस्तुओं की ओर अप्लाई होता है जड़त्व का गुण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये प्रत्येक वस्तु में होता है, स्थिर में भी होगा और गतिशील में भी होगा। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है, व्हेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड देन उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है, वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा फ्रेंड्स कि जब कोई वस्तु गति त्वरित होती है, मतलब गतिशील अवस्था में त्वरण, जब उसमें त्वरण होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो बस के खड़े यात्री बाहर की ओर गिरते हैं, इसका क्या कारण है, तो फ्रेंड्स इसका क्या कारण होता है, जड़त्व यानी कि इनर्शिया। व्यक्ति क्या होते हैं, बस के साथ गतिशील अवस्था में रहते हैं लेकिन बस अचानक रुक जाती है लेकिन यात्री रुक नहीं पाते हैं अचानक से। तो जड़त्व का गुण यही कहता है कि स्थिर तो स्थिर में रहेगी और गतिशील अवस्था में गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, इसलिए उनको धक्का लगता है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसके संवेग हो जाता है। तो वेग का आधा करने पर संवेग में क्या परिवर्तन आएगा, तो संवेग हमें पता है क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। अब आप यहाँ ये है, अब इसमें से क्या कर दूंगी मैं, वेग को आधा कर दूंगी। इन्होंने कहा वेग को आधा कर दीजिए, संवेग में क्या परिवर्तन आएगा, ये क्या होता है संवेग, तो संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। पृथ्वी की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान g तथा चंद्रमा की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान gm है तो क्या होगा। अगर हम गुरुत्वीय नियतांक की बात करें, जैसे हमने बल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, Gm1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये जो g होता है ये क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये समय और स्थान के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, सभी जगह इसका मान समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर क्या रहेगा, समान रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी वैल्यू भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो क्या होती है बताती हूँ आपको।
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर, ये होता है इसका जी का मान। याद कर लीजिए, कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। यदि पृथ्वी पर चंद्रमा को 10⁻20 न्यूटन बल से आकर्षित करती है तो चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करेगा। तो फ्रेंड्स, दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल होता है एफ, वो क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है और अपोजिट होता है। तो ये पृथ्वी चंद्रमा को इस बल से आकर्षित करती है तो चंद्रमा भी पृथ्वी को इसी बल से आकर्षित करेगा, लेकिन अपोजिट फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10⁻20 न्यूटन। किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, जो जी है यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, ये किस पर निर्भर करता है, केवल द्रव्यमान पर, केवल त्रिज्या पर, दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो जी होता है इसका मान क्या होता है, कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जो उपग्रह के या फिर ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से सही कथन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट है, पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जी का मान समान होता है, बिल्कुल गलत है। विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। पृथ्वी का साइज कुछ ऐसा है और विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है और पोल्स पर इसका मान सबसे अधिकतम होता है। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा सतह से नीचे जाने पर जी के मान कम होता है, ये भी रॉन्ग है। ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तो जी का मान कम होता है, लेकिन नीचे आने पर जी का मान बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान होगा। तो गेंद को जब ऊपर फेंका जाता है तो ऊपर जाने पर जी के मान, मैंने अभी बताया कि जी का मान ऊपर जाने पर क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है और त्रिज्या इतनी है तो गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के बीच में संबंध क्या होगा। तो जी क्या होता है, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब इन्होंने क्या कहा, एम ई है, आर ई है, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, तो यहाँ पर एम ई मिसप्रिंट हो गया है, तो क्या होगा, जी एम ई डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जी तथा जीपी क्रमशः पृथ्वी तल पर तथा अन्य ग्रह के तल पर गुरुत्वीय त्वरण है और जी का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पृथ्वी की तुलना में दुगने हैं, तब जी और जीपी में इन्होंने रिलेशन पूछा है। तो इन्होंने फ्रेंड्स, हमें पता है जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब इन्होंने सबसे पहले किसका बोला है, पृथ्वी का द्रव्यमान जी ही है, तो यहाँ पर पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो जी मान लिया, द्रव्यमान होगा एम ई, और ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण हमने जीपी मान लिया। और इन्होंने कहा है कि जो ग्रह का द्रव्यमान है और त्रिज्या दोनों पृथ्वी की तुलना में दुगने हैं, तो ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का दुगना कर देंगे और त्रिज्या भी क्या करेंगे, हम पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी कर देंगे। तो जी और जीपी में इन्होंने रिलेशन पूछा है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जी ई डिवाइड बाई जी पी इज इक्वल टू, ये 4r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 2 यहाँ पर 2m है तो ये 2 भी नीचे चले जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो ये जो g और gp में रिलेशन मिलेगा, कितना मिलेगा, g इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ gp। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन आता है। तो फ्रेंड्स, ऊंचाई जब बढ़ती है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, घटता है, क्योंकि ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। और क्यों बढ़ता है, इसका रीज़न ये है कि जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होती है, गुरुत्वीय त्वरण की, और आर क्या होती है, उस ग्रह की त्रिज्या होती है। तो अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो आर में एडिशनल जो डिस्टेंस है वो ऐड होती जाएगी, तो ये बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा घटता है। 5 किलोग्राम के पिंड का भार क्या होगा। तो फ्रेंड्स, भार क्या होता है, WmG, W इज इक्वल टू mg, और यहाँ पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान देके रखा और g की वैल्यू 9.8 अगर हम मान ले तो क्या होगा, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45 और 49, तो कितना होगा 49 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी वस्तु को कमानीदार तुला से लटकाते हैं तो हम क्या ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स, कमानीदार तुला से अगर लटका रहे हैं, फ्रेंड्स जब इसको इस तरह से लटकाया जाता है तो इस पर क्या गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। तो इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, भार, बल, द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान, इस पर जो भी हम भार हैंग करेंगे, लटकाएंगे, उसका द्रव्यमान m होगा, तो वो हम सिर्फ m अकेला ही इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें गुरुत्वीय त्वरण जो होता है g वो भी काउंट होगा। तो m और g दोनों ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या होते हैं, भार।
तो इसलिए हम इसमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, भार यानी कि लोड। यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो कार्य है, कार्य की 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव कब होती है, जब किया गया कार्य मतलब कार्य करने के लिए जो बल लगाया जाता है वो और विस्थापन दोनों समांतर हो, एक ही दिशा में हो, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर बल कहीं और लगा रहे हो और कार्य अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो ये कार्य नेगेटिव होगा। और अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठा रहा है, मतलब फोर्स भी ऊपर लग रहा है और वस्तु भी ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे के समांतर है इनको। तो ये कार्य क्या होगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगा। एक मनुष्य दीवार को धकेलता है किंतु उसे विस्थापित नहीं कर पाता है, तब उसका कार्य होगा। तो एक मनुष्य क्या कर रहा है, दीवार को धकेल रहा है, तो धकेलने पर उसमें कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कार्य क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, विस्थापन 0 तो कार्य भी क्या हो जाएगा, 0, कोई कार्य नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड द्वारा कार्य किया जाता है, यदि इस पर अगर बल लगता है तब कार्य होता है, यांत्रिक प्रभाव के द्वारा इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, या फिर यह कुछ दूरी तय करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पिंड द्वारा जब कार्य किया जाता है तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यांत्रिक प्रभाव के द्वारा इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 न्यूटन के परिणाम का बल 20 मीटर की दूरी पर गति की दिशा में लगाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स कार्य क्या होता है, बल गुणित विस्थापन कॉस थीटा। बल कितना देके रखा है, 5 न्यूटन का, विस्थापन यानी कि कितनी दूरी तय करी, 20 इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, इन्होंने क्या कहा है कि जो बल है बल की दिशा में ही दूरी तय कर रहा है, मतलब जिधर हम बल लगा रहे हैं उधर ही वो दूरी तय कर रहा है। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा, दोनों एक ही दिशा में, तो उनके बीच में जो एंगल होगा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये हो जाएगा 5 गुना 10 100। तो हमें जो किया गया कार्य है वो कितना मिलेगा, 100 जूल। 50 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड को 5 मीटर विस्थापित करने में 125 जूल कार्य करना पड़ता है, तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, बल काम का कितना होता है, बल गुणित विस्थापन कॉस थीटा। अब यहाँ पर किया गया कार्य कितना है, 125 जूल है, बल कितना 50 न्यूटन लगा रहे हैं और विस्थापन कितना हो रहा है 5 मीटर का। तो ये कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10 5 5 25, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। और 1/2 कॉस थीटा में कितनी वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, कॉस से कॉस कैंसल, थीटा मिलेगा 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में 1.5 मीटर की दूरी पर फेंका जाता है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया, द्रव्यमान दिया है 2 किलोग्राम का, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और कितनी दूरी तय कर रहा है, ये विस्थापन कितना हो रहा है इसमें 1.5 मीटर का। तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणित विस्थापन कॉस थीटा। अब हमारे पास यहाँ पर बल की वैल्यू नहीं दी है लेकिन द्रव्यमान दिया, और द्रव्यमान दिया है तो फोर्स कितना होता है, m इंटू ए डी कॉस थीटा। m की वैल्यू कितनी 2 दे के रखी है और a कितना 9.8 अगर हम रखें, और यहाँ पर d जो है विस्थापन कितना हो रहा है 1.5, और यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए cos 0 हो जाए, और cos 0 की वैल्यू कितनी 1 होती है। इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और एक 19.6 इंटू 1.5, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 29.4 जूल। तो इसका राइट आंसर ए। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा कोई सी भी हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो या फिर स्थितिज ऊर्जा हो, सभी की यूनिट सेम ही होती है, कितनी होती है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल मात्रक है। तो फ्रेंड जूल किस किस का मात्रक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। यदि गतिमान वस्तु की चाल को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा, उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, उसका भार दुगना, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स गतिमान वस्तु की जब चाल दुगनी की जाती है 1/2 mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर चाल को दुगना कर दोगे आप तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें क्या परिवर्तन आ जाएगा, 1/2 m, ये हो जाएगा 4v²। ये 1/2 mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, जो कि कितनी हो जाएगी, 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तोप का गोला बीच में ही फट जाता है, इसके लिए सही विकल्प कौन सा है। तो फ्रेंड्स संवेग बढ़ जाता है क्या, नहीं।
तोप का गोलों में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है, इसके लिए इसका जो टोटल संवेग है वो संरक्षित रहता है, ना तो बढ़ता है ना घटता है, बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, संरक्षित रहता है। तो इसमें क्या परिवर्तन आता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, इससे इनकी क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एक स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा उसकी निम्नलिखित स्थिति में अधिकतम होती है। तो फ्रेंड्स, स्प्रिंग की जो गतिज ऊर्जा है सबसे ज़्यादा किस कंडीशन में होती है, जब उसे खींची हुई स्थिति में हो तब उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। मध्यम स्थिति में, गतिहीन स्थिति में कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी, संपीड़ित स्थिति में स्थितिज ऊर्जा होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होगी, मध्यमान स्थिति में। यदि किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा उसके रेखीय वेग के बराबर हो तो वेग की गणना कीजिए। तो गतिमान गतिज ऊर्जा यानी कि 1/2 mv² किसके बराबर हो, उसके रेखीय वेग के बराबर हो। तो आपको उसके वेग यानी कि v की वैल्यू बताना है। तो ये v से v कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो v की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी मिलेगी, अगर द्रव्यमान उसका 1 kg दिया हो तो 2/m1 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर द्रव्यमान नहीं दिया है, बाकी द्रव्यमान इसका अगर मानेंगे हम 1 किलोग्राम। बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों क्रमशः 3v और 2v के वेग से गतिशील है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। तो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, mv 3v का स्क्वायर 1/2 m 2v का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9v² 4v²। तो ये कितना मिलेगा 9:4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी, तब उसकी चाल कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है 1/2 mv² जो कि कितनी 1 जूल दे के रखी है और द्रव्यमान कितना है 1 है। तो 1/2 v² इज इक्वल टू 1 यानी कि v की वैल्यू कितनी √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4। तो इसका राइट आंसर होगा 1/2। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं। शक्ति या सामर्थ्य क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, प्रदिश होती है, सदिश। तो फ्रेंड्स, शक्ति क्या है, एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर प्रदिश के बारे में बताऊँ तो ये अदिश और सदिश के बीच की राशि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार तथा ट्रक की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, यदि ट्रक का भार कार के भार का 16 गुना हो तो ट्रक तथा कार के संवेगों का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंडीशन देके रखिए, जो ट्रक का भार है यानी कि mg, w(t) यानी कि ट्रक का भार, वो क्या है, कार के भार का कितना है 16 गुना है। तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि भार क्या होता है mg होता है। तो यहाँ हो जाएगा mtg, यहाँ पर हो जाएगा mc कार का इंटू कार का मास इंटू जी की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम रहेगी। अब यहाँ पर 16 गुना है, तो जो ट्रक का भार है, ट्रक का द्रव्यमान आएगा वो कार के द्रव्यमान का कितना 16 गुना आ जाएगा। ये तो हमने द्रव्यमान में रिलेशन निकाल लिया। अब इन्होंने क्या कहा है, और फ्रेंड्स यहाँ पर एक कंडीशन और देके रखी है कि कार तथा ट्रक की गतिज ऊर्जाएं समान है। तो कार की गतिज ऊर्जा क्या होगी वो, और ट्रक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, वो दोनों समान है। यहाँ पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। तो यहाँ से जो वेग आएगा वो कितना आएगा, ये कार का वेग मान लिया, 1/2 ये ट्रक का द्रव्यमान और ट्रक का वेग। और हम यहाँ पर mt और जो कार का द्रव्यमान और ट्रक का द्रव्यमान उसमें रिलेशन निकाल चुके हैं, तो वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर सकते हैं। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो t है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, ये vc इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है 16 m कार का द्रव्यमान vt का स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो रिलेशन मिलेगा vt और vc में वो कितना मिलेगा, अगर अंडर रूट हम दोनों साइड से स्क्वायर रूट हटाएं तो vc इज इक्वल टू 4 ऑफ vt। ये रिलेशन हमको यहाँ पर मिल गया। अब इन्होंने क्या कहा, क्या पूछा क्या है इन्होंने, संवेगों का अनुपात। संवेग क्या होता है m इंटू वी। तो ये ट्रक का किस किस का अनुपात पूछा है उन्होंने, ट्रक तथा कार का। तो ट्रक का और ये कार का कितना होगा mtv, और ये कार का द्रव्यमान गुणित vt और ये vc। अब mt और mc जो है इन दोनों के द्रव्यमान में जो रिलेशन है फ्रेंड्स वो कितना है, अगर हम यहाँ से निकाल ले तो mt की वैल्यू कितनी है 16 m इन कार का द्रव्यमान, और vt और vc में भी रिलेशन हम निकाल चुके हैं, कितना है vc की वैल्यू रख दें या vt की वैल्यू रख दें, दोनों सेम, दोनों में से किसी की भी एक वैल्यू रख देती हूँ, मैं इसकी वैल्यू रख देती हूँ कितनी 4 ऑफ vt। तो ये vt से vt कैंसिल हो जाएगा, ये कार के द्रव्यमान से कार का द्रव्यमान कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना होगा 4 चौक 16। तो कितना अनुपात आएगा 4:1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तरंगें होती है। तो फ्रेंड, जल में कौन सी तरंगें होती है, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ या फिर दोनों। तो दोनों तरंगें जल में पाई जाती है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ।
निम्नलिखित में से कौन सा तरंग का अभिलक्षण नहीं है? आवृत्ति भी होती है तरंग में, तरंग दैर्घ्य भी होती है, कला भी होती है, लेकिन जो मीडियम है वो तरंग में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माध्यम। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से ध्वनि में गुजरने वाली जो ऊर्जा है उसे क्या कहा जाता है? ध्वनि की तीव्रता। जब ध्वनि तरंगे वायु या जल में संचरण करती है तो निम्न में से क्या स्थिर रहता है? तो फ्रेंड्स, क्या स्थिर रहता है? जब वायु या जल में संचरण करती है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यदि हम मृदु ध्वनि को प्रबल ध्वनि में बदले तो इसका क्या बढ़ता है? तो फिर इसका क्या आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि की चाल अधिकतम सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उससे कम जल में और सबसे कम वायु में होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी माध्यम में ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ध्वनि का वेग फ्रेंड्स किस पर निर्भर करता है? आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति या माध्यम के गुणों पर। तो किस पर निर्भर करता है? माध्यम के गुणों पर। अलग माध्यम में अलग अलग ध्वनि होती है। किसी डोरी में उत्पन्न तरंग के दो निकटतम शीर्ष यानी श्रृंग के मध्य के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये लेमड़ा की वैल्यू दे के रखी है 5 सेंटीमीटर। यदि दो पूर्ण कंपन किसी बिंदु के बीच में प्रति सेकंड से गुजरते हैं तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो ध्वनि के वेग का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लेमड़ा। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये लेमड़ा की वैल्यू कितनी 5 दे के रखी है और फ्रीक्वेंसी कितनी है? पूर्ण दो कंपन। पूर्ण दो कंपन का मतलब ये है फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 सेकंड में 2 बार कंपन करती है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो ये होगा 2। तो यहाँ से वेग कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दे के रखा है सब कुछ। वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो फ्रेंड्स, किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब का। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 50 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करना चाहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।